स्टार्ट कर सकते हो, अब आप स्टार्ट कर दें। सो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हुई है, ठीक है, सो उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। जी शान, प्लीज आप करिएगा। मैं थोड़ा सा क्विकली एक ओवरव्यू दे देता हूँ बिफोर शान गोइंग टू स्टार्ट, कि बेसिकली टू वे अनोवा और टू वे एनकोवा है क्या। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी वन वे नोवा काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं और वन वे एनकोवा भी पढ़ चुके हैं। वन वे अनोवा, अनोवा स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और एनकोवा स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। सो दैट मीन के आपके पास जो अनोवा हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो कब अप्लाई कर रहे होते हैं, जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, मीन मेजरेबल नेचर का होता है, लाइक इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। जबकि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो फैक्टर टाइप का होगा, मीन क्वालिटेटिव नेचर का होगा, ठीक है, और उसमें फैक्टर एक ही होता है। सपोज जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जी टाइप ऑफ कस्टमर, सो हम कहते हैं मेरे पास 4 टाइप ऑफ कस्टमर्स हमने बनाए हुए हैं, या 4 टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशंस है, और मुझे देखना है कि किस मार्केट सेगमेंट के अंदर हमारी सेल सबसे ज्यादा हो रही है। सो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, वन वे अनोवा अप्लाई करेंगे, बिकॉज वन फैक्टर है और जो इंडिपेंडेंट फैक्टर है वो टाइप ऑफ कस्टमर है और जो क्वांटिटेटिव फैक्टर है वो सेल्स को हम ले रहे हैं। वन वे इनकोवा हम कब अप्लाई करते थे, कि जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल तो कॉन्टिन्यूस ही है, बट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें अब 2 वेरिएबल्स है, वन इज अ क्वांटिटेटिव नेचर, अनदर इज अ क्वालिटेटिव नेचर, ठीक है। तो इस वजह से हम वहां पे वन वे इनकोवा अप्लाई करते थे, विच मीन एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस की फॉर्म हमारे पास आ जाती है। और टू वे, बेसिकली टू वे नोवा इज द एक्सटेंशन ऑफ वन वे नोवा एंड वन वे इनकोवा। सो लास्ट टाइम हमें मनोवा पढ़ाया गया था, जो कि हमें सोहेल ने पढ़ाया था। तो ये बेसिकली जो टू वे नोवा है, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपके पास जो है, वहां पे क्या था कि हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स आते थे, बट टू वे नोवा में क्या हमें नजर आ रहा होगा कि जो इंडिपेंडेंट फैक्टर है वो एक की बजाय 2 फैक्टर्स होंगे। सो दैट मीन दैट्स व्हाई वी आर सेइंग टू वे अनोवा, कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है विच इज अ क्वांटिटेटिव नेचर, बट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो 2 होंगे, दोनों के दोनों क्वालिटेटिव नेचर होंगे, ठीक है। जैसे अगर जो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले लें, विच इज अ टाइप ऑफ कस्टमर, एंड हम कह सकते हैं कि जी सेगमेंटेशन ऑफ द मार्केट, ठीक है। सो टाइप ऑफ कस्टमर इज वन फैक्टर, सेगमेंटेशन ऑफ द मार्केट अनदर फैक्टर, और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्वांटिटेटिव नेचर का ही हो। सो ऐसी सिचुएशन में हम टू वे अनोवा अप्लाई करेंगे। सो बाकी हमें जो है वो शान अब एक्सप्लेन करते हैं कि है क्या और इसको आर के जरिए हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जी शान। यस सर, टू एंड ओवा के अंदर हम जो है वो एवेलुएट करते हैं साइमल्टेनियसली इफेक्ट ऑफ द टू ग्रुपिंग वेरिएबल ए और बी का ऑन अ रिस्पांस वेरिएबल के ऊपर हम इसको चेक करते हैं। अब इसके अंदर सर 2-3 टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि जो ग्रुपिंग वेरिएबल्स है उसको हम फैक्टर भी कहते हैं, और द डिफरेंट कैटेगोरिकल जो हमारे फैक्टर्स होंगे उसको हम जो है वो लेवल्स कहेंगे। इसके अंदर द नंबर ऑफ लेवल्स कैन वेरी कर सकते हैं फैक्टर्स के अंदर, और जो हमारा लेवल कॉम्बिनेशन होगा फैक्टर, इसको इसको हम सेल कहते हैं। अब इसके अंदर सर जब सैंपल साइज विद इन द सेल आर इक्वल होगा तो इसके लिए हम बैलेंस्ड डिज़ाइन इस्तेमाल करेंगे अप्रोच, और इसके लिए जो हम अपना स्टैंडर्डाइज टू वे एनोवा टेस्ट ही अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर जो है वो विद इन द ग्रुप जो है वो हमारा लेवल जो है वो सेल्स का वो इक्वल नहीं होंगे, तो तब जो है वो हम अनबैलेंस्ड डिज़ाइन होगा हमारा। तो इसके लिए हम हैंडल करेंगे इसे डिफरेंटली एनोवा टेस्ट के जरिए हैंडल करेंगे, जो हम आगे आर में डिस्कस भी कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो हमारे हाइपोथेसिस है टू वे एनोवा के अंदर, तो हम इसके लिए जो है वो देयर इज द नो डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ फैक्टर ए, ये हमारा पहला हाइपोथेसिस होगा। हमारा दूसरा जो है वो ये है देयर इज द नो डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ द फैक्टर बी, और जो हमारा तीसरा हाइपोथेसिस होगा देयर इज द नो इंटरेक्शन बिटवीन द फैक्टर ए एंड बी, इन दोनों के दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो जो इनके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होंगे वो 1 और 2 के लिहाज से द मीन्स आर नॉट इक्वल होंगे, और जो थर्ड केस के सिनेरियो के अंदर देयर इज द एन इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, के ए और बी के दरमियान इंटरेक्शन है। ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा।
अब इसके अंदर हमारी सारे अजम्पशंस जो है वो वही होंगे जो हमारा एनोवा के अंदर थे। हमारा जो डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और हमारे वेरिएंस जो है वो इक्वल होंगे और हमारा जो है वो नो सिग्निफिकेंट आउटलायर्स होगा इन द ग्रुप। अब टू वे एनोवा के अंदर जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ओके, वो हमारे जो शान, एक सेकंड जी, बिफोर गोइंग टू द एग्जांपल, लेट मी अगेन क्लियरली एक्सप्लेन कि बेसिकली टू वे एनोवा जैसे शान एक्सप्लेन कर रहे थे वो है क्या। इसमें उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज की फैक्टर, और फैक्टर के बाद उसकी टर्मिनोलॉजी यूज की लेवल की। सो बेसिकली आपका जो फैक्टर है दैट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और जो कि क्वालिटेटिव नेचर का होना चाहिए, और उसके लेवल से क्या मुराद है, लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था टाइप ऑफ कस्टमर। सो टाइप ऑफ कस्टमर इज अ फैक्टर, उसके लेवल क्या होंगे कि टाइप ऑफ कस्टमर ए बी सी, दीज आर द लेवल्स। सो हमें बेसिकली चेक करना है कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स ऑफ द टाइप ऑफ कस्टमर अगेंस्ट द सेल्स, ठीक है। सो दैट मीन वो जो ए बी सी हैं वो लेवल्स हैं, और उनके दरमियान हम डिफरेंस चेक करें। सो फैक्टर एक ही है विच इज अ टाइप ऑफ कस्टमर, राइट। और यहाँ पे जी इन्होंने टर्म यूज करी है बैलेंस्ड अप्रोच और अनबैलेंस्ड अप्रोच। मीन बैलेंस्ड डिजाइन है या अनबैलेंस्ड डिजाइन है, इट मीन कि आपके वो जो लेवल्स हैं अगर वो इक्वल्स हैं, ठीक है, मीन सैंपल साइज उनके दरमियान इक्वल है, तो दैट मीन आपका बैलेंस डिजाइन होगा। और अगर वो अनइक्वल आ जाते हैं तो देन वहां पे अनबैलेंस डिजाइन हम यूज कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा शान। ओके, इसमें यहाँ पे जो एच नॉट और एच वन होगा, इफ यू रिमेम्बर जब हम वन वे नोवा के अंदर एच नॉट बनाते थे तो हम कहते थे कि वो जो पर्टिकुलर फैक्टर ए है उसके तमाम के तमाम जो लेवल्स का मीन है वो इक्वल है। मीन लाइक जैसे हम कहते हैं टाइप ऑफ कस्टमर, सो हम कहेंगे कि कस्टमर ए का मीन इक्वल है कस्टमर बी के मीन से, इक्वल है कस्टमर सी के मीन से, अप टू सो ऑन, अप टू एन कस्टमर के मीन से। जबकि ऑल्टरनेटिव हम कहते थे कि एटलीस्ट वन ऑफ द मीन इज डिफरेंट, मीन एटलीस्ट वन ऑफ द कस्टमर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। सो टू वे नोवा में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि क्योंकि दो फैक्टर हैं तो इट मीन हमारे तीन बेसिकली नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेंगे। पहला हमारा एच नॉट और एच वन क्या बनेगा, दैट इज रिगार्डिंग फैक्टर ए। सो रिगार्डिंग फैक्टर ए मेरा एच नॉट क्या होगा कि फैक्टर ए के लेवल वन का मीन इक्वल है फैक्टर ए के लेवल टू का मीन अप टू फैक्टर ए के लेवल थ्री का मीन अप टू सो ऑन अप टू एन लेवल्स तक। और ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि एटलीस्ट वन ऑफ द मीन इज डिफरेंट। इसी तरीके से फॉर फैक्टर बी, और इसी तरीके से फॉर इंटरेक्शन फैक्टर के लिए क्या हम कहेंगे कि जी इन दोनों फैक्टर्स के डिफरेंट लेवल का इंटरेक्शंस का मीन इक्वल है या एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरेक्शन फैक्टर इज डिफरेंट, ठीक है। सो ड्यू टू द टू फैक्टर हमें इसलिए उनके इंटरेक्शन को भी जो है वो चेकआउट करना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है जिशान, आगे चले। यस। आगे सर जो एग्जांपल्स है इसके अंदर जो है ना वो टूथ ग्रोथ की एग्जांपल ली गई है। इसके अंदर जो है वो इट कंटेन्स द डाटा फ्रॉम अ स्टडी एवेलुएटिंग द इफेक्ट ऑफ द विटामिन सी ऑन द टूथ ग्रोथ इन द पिग्स। द एक्सपेरिमेंट हैज परफॉर्म्ड ऑन द 60 पिग्स के ऊपर जो है ये एग्जांपल परफॉर्म किए गए, उनसे डाटा कलेक्ट किया गया है। अब इसके अंदर जो सर डिफरेंट लेवल्स हैं, जो हमारी डोज का है लेवल वो 0.5 है, 1 है और 2 mg पर डे है। हम्म। और इसके साथ हम जो दो इसके अंदर टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक विटामिन सी है और दूसरा हम जो है वो ऑरेंज जूस जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ सप्लीमेंट टाइप हमारी जो। और हमारा जो मेजरेबल फैक्टर है वो हमारी टूथ लेंथ है। द टूथ लेंथ वार मेजर इन द 60 ऑब्जर्वेशन ऑफ द 3 वेरिएबल्स हैं हमारे इसके अंदर। हमारे LEN जो है वो ज़ाहिर कर रहा है टूथ लेंथ को, और SUPP हमारे सप्लीमेंट टाइप को ज़ाहिर कर रहा है जो कि हमारा VC विटामिन सी और जो है वो OG ऑरेंज जूस होगा। और डोज हमारी जो है वो इन मिलीग्राम है जो कि 0.5 है, 1 है और 2 mg है। सो अब बेसिकली हमारा इसके लिए यहाँ सर पे डिपेंडेंट वेरिएबल लेंथ और टूथ लेंथ आ गया, और जो इंडिपेंडेंट यस फैक्टर्स आ गए वो सप्लीमेंट आ गया और डोजेज आ गया, बिकॉज डोजेज भी हम उसको क्वालिटेटिव नेचर की सेंस में ले रहे हैं। जी, जी। ठीक है, ठीक है। अब आर के अंदर से हम आते हैं तो हम सबसे पहले हम अपनी फाइल को जो है ना
वो करवाएंगे, रन करवाते हैं। हमारी फाइल जो है वो माई फाइल के नाम से, माई डाटा के नाम से फाइल है। इसको हम सर ओपन कर, अब इसको हम व्यू करेंगे ताकि हम अपने डाटा सेट को देख सकें। अब ये हमारे 3 फैक्टर आ गए, लेंथ है, हमारे सप्लीमेंट है और हमारे डोजेज है, और हमारे टोटल जो है 16 ऑब्जर्वेशन 60। अब जो हम इसका डाटा का स्ट्रक्चर चेक करना है तो इसके लिए str की जो है वो कमांड इस्तेमाल की जाती है। तो हमारा जो वो डाटा का स्ट्रक्चर, हमारी जो है वो लेंथ जो है वो टूथ की लेंथ जो है वो न्यूमेरिक है, हमारा सप्लीमेंट जो है वो करेक्टर है, और हमारी जो डोज है वो भी न्यूमेरिक है। अब जो हम हमारी डोज है इसको भी हमने फैक्टर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो हम इसको माई डाटा सेट है, डोज है और फैक्टर है। फैक्टर के अंदर हम इसके लेवल्स हैं। अब लेवल्स इसके अंदर 3 है, 0.5 है, 1 है और 2 है। और इसके अगेंस्ट हमने इसको लेबल किससे करना है वो हमने साथ इसके बता दिया कि D 0.5 आ जाएगा, D1 आ जाएगा, D2 आ जाएगा। इसके ज़रिए जो है ये हमारा जो डाटा सेट जो है ये हमारा डोज जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी फैक्टर के अंदर। सो इसके लिए आप एक और कमांड भी यूज कर सकते हो, एज डॉट फैक्टर, उससे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। यस सर, उससे भी। अब अगर हम हेड की कमांड इस्तेमाल करें तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि हमारा जो डाटा सेट है उसके अंदर डो जो है वो फैक्टर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। D 0.5 शो कर रहा था। अब हम जो है वो डाटे की फ्रीक्वेंसी टेबल से हम फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो दो जो है 0.5 है, D1 है और D2 है। अब जो है वो हमारे सप्लीमेंट के लिहाज से इसके अंदर जो है वो कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं। OG की जो है वो 0.5 के ऊपर 10 वैल्यूज़ हैं, इसी तरह D1 के 10 है, D2 के भी 10 है, इसी तरह विटामिन C की भी 10 10 10 तीनों की 10। अब हम डाटे की जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से चेक करेंगे कि इसके डाटा का जो है वो हमारा ट्रेंड क्या शो कर रहा है। अब यहाँ तो पे इसके क्योंकि लिए हर एक के सैंपल साइज इक्वल है, सो इट्स अ बैलेंस्ड डिजाइन। जी, सैंपल साइज इक्वल होने की वजह से हम बैलेंस डिज़ाइन कर रहे हैं, अप्रोच को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम आगे जो है वो अपनी बॉक्स प्लॉट से जो है वो डाटा सेट को चेक करेंगे। बॉक्स प्लॉट को हम यहाँ पे रन करवाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें लाइब्रेरी को रन करवाना पड़ेगा। अब ये हमारा सर बॉक्स प्लॉट आ गया जिसके अंदर जो है वो हमारे जो एक्स एक्सिस पे डोजेज हैं और वाई एक्सिस पे हमारे जो है वो लेंथ को, टूथ लेंथ को शो कर रहा है, और जो हमारे सप्लीमेंट है उसके OG और VC से वो शो कर रहा है। अब जो है वो डोज इंक्रीज होने से जो है वो टूथ की लेंथ भी इंक्रीज हो रही है। जो जो हम डोजेज के अंदर जैसे जैसे वेरिएशन आ रहे वैसे वैसे टूथ की लेंथ के अंदर भी वेरिएशन आ रहे हैं। सप्लीमेंट चेंज होने से भी वेरिएशन आ रही है। जी, ये ग्राफ सबको क्लियर है? इस ग्राफ के लिहाज से किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, ओके, चलें शान। सो ये बेसिकली इन्होंने एक नया पैकेज यूज किया विच इज GGPUBR। सो आप ggplot2 यूज कर लें या और कोई पैकेज यूज कर सकते हैं। सो ये पैकेज हमने पहले नहीं डिस्कस किया हुआ था। सो शान हमें ये ग्राफिकल पैकेज ही है, ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए GGPUBR वाला पैकेज। जी। सर आगे हम लाइन प्लॉट्स की मदद से भी ये चीज़ देख सकते हैं, तो उसके लिए भी हम इसी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करेंगे। तो लाइन प्लॉट से भी हमारा ये चीज़ यही ट्रेंड शो होगा। आगे सर 2 मेथड और भी हैं। अगर इसी के अंदर हमने विजुअलाइजेशन के अंदर देखना है, इसके बॉक्स प्लॉट का एक और मेथड दिया हुआ है, दूसरा जो है वो 2 वे इंटरेक्शन प्लॉट से भी इसका दिया हुआ है। तो उसके अंदर ये इस तरह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो होगा हर इंडिविजुअल के लिहाज से, डोज के और उसके टूथ लेंथ के हिसाब से। ठीक।
आगे सर ये इसकी टू वे इंट्रैक्शन के लिहाज से बता रहा है, डोज है, टूथ लेंथ है और इसके आगे टू वे इंट्रैक्शन लाइन प्लॉट्स। जी ठीक है, ये हमारी लाइन इसकी प्लॉट। जो विजुअलाइजेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, ये मुकम्मल होने के बाद हम इसके ऊपर सर टू वे एनोवा टेस्ट इम्प्लीमेंट करें। टू वे एनोवा टेस्ट जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं और इसकी जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारे सप्लीमेंट की पी की वैल्यू एक एक सेकेंड शान, मुझे काइंडली ग्राफ दिखाइएगा, कोई एक ग्राफ दिखाइएगा जरा। 0.1। ओके, इसमें एक चीज देखिएगा कि हमें यहाँ पे, क्योंकि एज वी नो दैट कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, वो हमारी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होती है। और यहाँ से यस हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा एक फैक्टर डोजेज का था और दूसरा सप्लीमेंट का था, उसके अगेंस्ट हम चेक कर रहे हैं हमारी टूथ की लेंथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सो ऑन एवरेज वी कैन सी दैट के डोजेज की क्वांटिटी जो मिलीग्राम पर डे थी, वो इंक्रीज करने से टूथ की लेंथ भी इंक्रीज हो रही है। और जो हमारे जो डिफरेंट तरह के सप्लीमेंट्स हैं, उनका भी डिफरेंट इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है कि जो सप्लीमेंट वीसी है, ठीक है, दैट इज हैविंग द लेसर इफेक्ट कंपेयर टू ओजे, जब हम डोजेज 0.1 और सप्लीमेंट आपके पास अगर हम देखें शुरू के अंदर था। लेकिन जैसे डोजेज 2 और सप्लीमेंट के अंदर हम गए हैं, तो वहां पे जाके इनका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट इक्वल आना शुरू हो गया है। सो बाय द वे, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि सबसे पहले कि क्या डोजेज, अकेले डोजेज फैक्टर जो है वो सिग्निफिकेंट फैक्टर है लेंथ के इंक्रीज करने के लिए। इसी तरीके से क्या अकेला जो सप्लीमेंट फैक्टर है वो मेरी टूथ की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए सिग्निफिकेंट फैक्टर है या नहीं। एंड लास्टली वी विल सी कि क्या इन दोनों फैक्टर के मीन सप्लीमेंट खाना और जो डोजेज की क्वांटिटी को इंक्रीज करना, ठीक है, उन सप्लीमेंट्स का, उनका क्या इंटरेक्शन का इफेक्ट आता है या नहीं आता। ठीक है, ठीक है, जी जी शान, अब आप चलिए जी टूर सर। पे। आगे सर हम टू वे एनोवा को रन कर रहे हैं। सर टू वे अनोवा को रन किया तो उस हमारे सप्लीमेंट्री और डोज की वैल्यू जो है वो पी की वैल्यू हम चेक करेंगे तो पी की वैल्यू हमारी 0.0000429 आ रही है और जो हमारा जो डोजेस की वैल्यू है वो 2 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16 आ रही है। तो दोनों के देखें तो हमारे पी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0.05 है और इवन ये 0.001 से भी लेस है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो है वो ये सप्लीमेंट और डोजेज जो है ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट कर रहा है। सो बेसिकली इन्होंने अभी ये जो टू वे नोवा किया, ये विदाउट इंटरेक्शन इन्होंने रन की है। इसमें ये जो यस AOV है, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सो LEN हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, टिल्डा साइन, सप्लीमेंट प्लस डोजेज दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे। तो अभी इन्होंने इंटरेक्शन को चेक नहीं किया। सो जब हम विदाउट इंटरेक्शन चेक कर रहे हैं, तो हमें सप्लीमेंट की पी वैल्यू भी लेस देन 5% नजर आ रही है, ठीक है, और हमारे डोजेज की भी पी वैल्यू 5% से कम आ रही है। इवन वो 0.01 मीन 1% से भी कम है दोनों की पी वैल्यूज। सो विच मीन बोथ द फैक्टर हैविंग द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द इंक्रीज ऑफ द टूथ लेंथ। ठीक है, सो हमारे वो जो टीथ की लेंथ की इंक्रीज करने में ये दोनों फैक्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जो है वो शान जो है वो बेसिकली इसके इंटरेक्शन के साथ इसको रन करके दिखाना चाह रहे हैं जी। जब हम इसके इंट्रैक्शन के साथ इसको रन करते हैं तो हमारे पास जो है वो सप्लीमेंट और डोजेज की इकट्ठी की वैल्यू जो है वो 0.021860 आ रही है। तो ये हमारी जो है वो 0.01% से भी कम है। तो ये भी 0.5 से, हमारा जो 0.5 से, नॉट जीरो 0.1। 0.05 से कम है। हाँ, मीन अगर आप तो आपका अल्फा जो है वो 5% है, तो आप कह सकते हो कि ये इनका इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट है। बट अगर आपका अल्फा 1% है, देन दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फैक्टर।
सो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप यू कैन ऑल्सो से दैट कि अगर मुझे 1% अल्फा रखना है तो इट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि ये काफी करीब है, तो वी शुड इंक्रीज द सैंपल साइज इन ऑर्डर टू नो, ताकि मैं मजीद कॉन्फिडेंट हो सकूं। बट करंटली जो बेस्ड ऑन द डाटा अल्फा 5% है, तो डाटा ये जो इंटरेक्शन है वो सिग्निफिकेंट है। सो विच मीन सप्लीमेंट फैक्टर भी आपका सिग्निफिकेंट फैक्टर है, डोजेज भी आपका सिग्निफिकेंट फैक्टर है, और इनका इंटरेक्शन भी सिग्निफिकेंट फैक्टर है। जी, यस। आगे सर हम इसका जो है वो मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिहाज से भी इसको देख सकते हैं। दैट इज थ्रू डिस्क्रिप्टिव। जी, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो है, तो हमें हमें जो है वो यहाँ पे वो इसके मीन्स और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज दे रहा है अगेंस्ट ईच डोज और सप्लीमेंट की। अब ऑरेंज जूस जो है वो डोज 0.05 के ऊपर उसका मीन 13.2 आ रहा है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 4.46 आ रही है। हम इससे भी जो है वो इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। हम बट मजीद जो है वो ऑब्वियसली दैट इज कि आप अपने हाई टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बेसिस पे रखें, ये आप शुरू में रिपोर्ट कर सकते हैं एज अ डिस्क्रिप्टिव, बट अगेन इस पे जी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ओके, गो फॉर टकी यस। टेस्ट। अब इसके लिए हम जो टकी टेस्ट को रन करते हैं। अब टकी टेस्ट के अंदर हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज आ रही हैं। सो इसमें ये इन्होंने जो टकी टेस्ट रन किया विच इज अ पोस्ट हॉक टेस्ट, और ये टकी टेस्ट रन हुआ है, इन्होंने जो करंटली अप्लाई किया वो सिर्फ और सिर्फ डोजेज वेरिएबल के ऊपर तो अप्लाई किए। ठीक है, इन हम ऑर्डर। सप्लीमेंट के ऊपर सर इसलिए नहीं किया कि उसमें 2 लेवल्स हैं, तो हम्म, इस लिहाज से जो है वो उसके ऊपर नहीं कर किया, बिल्कुल ठीक क्योंकि है। वो पहले ऊपर भी वो बता चुका है इसको। बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए जो है वो डोजेस के ऊपर किया। ठीक है जी। अब डोज इसके अंदर जो हम पी की वैल्यूज है वो देख रहे हैं, तो हमारे पी की वैल्यू जो है वो D2 और D1 की जो है वो हमारे पास 7e की पावर जो है -06 आ रही सो बेसिकली हमें तमाम की तमाम पी वैल्यूज ये इंडिकेट कर रही हैं कि डोजेज के डिफरेंट लेवल्स से टूथ की लेंथ के ऊपर डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऑब्वियसली वी कैन सी दैट फ्रॉम द डिफरेंस एज वेल। ठीक है, कि जैसे जैसे डोजेज लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी जो टूथ की लेंथ जो है उसके ऊपर भी सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। है, बिकॉज हम यस। जो डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है वो रहा है D1 - D0 0.5, और फिर हो रहा है D2 माइनस दिस वन। सो दैट मीन कि हम नेक्स्ट नंबर से प्रीवियस नंबर को माइनस कर रहे हैं। मीन जब लेवल 1 से लेवल 0.5 को, और 2 से 0.5 को, और 2 से 1 को। सो पॉजिटिव डिफरेंस ये इंडिकेट कर रहा है कि टूथ की लेंथ के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। इसके बाद सर हम मल्टीपल कंपैरिजन जो है वो उसको भी इस्तेमाल करके जो है वो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बता सकते हैं उस पैकेज को रन करके। तो इसके अंदर भी हमारे पास वो सर ये वैल्यूज बता रहा है, पी की वैल्यूज ये सारी किस तीनों की तीनों वैल्यूज सिग्निफिकेंट बता रहा सो बेसिकली ये हम पोस्ट हॉक टेस्ट ही अप्लाई कर रहे हैं और टकी टेस्ट ही अप्लाई कर रहे हैं, बट यूजिंग डिफरेंट पैकेज। है। यस। ठीक है। उसके बाद सर हमारे हमारी अनोवा के जम्पशंस थी कि हमने नॉर्मेलिटी चेक करनी है, तो उसके लिए हम जो है वो ये टेस्ट रन करेंगे यहाँ पे। तो ये हमें क्यू प्लॉट जो है वो हमारे पास आ गया। तो ये बता रहा है कि आपके जितने भी हैं वो सारे के सारे लाइंस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल है। अब हम्म, इसको अगर हमने मज़ीद भी चेक करना है तो हम इसके लिए स्फेरो विरक टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, जो जिससे हम पी की वैल्यू से हम जो है वो जज कर सकते हैं कि हमारा जो है वो डाटा नॉर्मल है। हमारी सर पी की वैल्यू जो है वो 0.6694 आई है, जो कि हमारे 5% अल्फा से ज़्यादा है। तो हमारा डाटा जो है वो शुड भी नॉर्मल कर्व को फॉलो कर। जी ठीक है, आगे आए। आगे सर हमारी सेकंड assumptions थी, हमने होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस को चेक करना है। तो हम उसके लिए जो है वो रेजिडुअल वर्सेस फिटेड वैल्यू को हम चेक हम्म, करेंगे। इसके अंदर ट्रेंड देखेंगे, वो ट्रेंड तो नहीं शो हो रहा। अब इसके अंदर सर हमारे पास दो जो है वो आउटलेयर एग्जिस्ट कर रही हम्म। हैं, एक हमारी 32 और एक 23 वाली। अब इन आउटलेयर्स को हम रिमूव कर देंगे ताकि जो हमारे टेस्ट के assumption को जो है ना वो फुलफिल कर सके।
हम जो है सर इसके बाद लेबनीज टेस्ट लगाएंगे। अब होमोजेनिटी, लेबनीज टेस्ट, वो आप यस, आउटलायर चेक करे थे, ये अब आप चेक कर रहे हो होमोजेनिटी। होमोजेनिटी चेक करने के लिए लेबनीज टेस्ट लगाएंगे। और हमारे जो लेबनीज टेस्ट की वैल्यू सर वो है 0.1484 आ रही पी की वैल्यू। सो ये जो पहले इन्होंने जो रेजिड्यूल वर्सेस फिटेड दिखाया, दैट इज नॉट द होमोजेनिटी, बट आप इसको कह सकते हो आउटलायर की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आप यूज कर सकते हो, बट ये रेजिड्यूल के आउटलायर के लिए है। और होमोजेनिटी ऑफ द एरर इस सेंस के अंदर है कि यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं आना चाहिए। सो इट सीम्स दैट देयर इज नो ट्रेंड इन दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। बट फर्दर मोर, जैसे कि वो शाना में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 32 और 23, ठीक है, इट सीम्स दैट कि अब वो बिट जो है वो आउटलायर की तरफ है। अगर आप चाहें आप इनको डिलीट करके भी जो है वो दोबारा से एनालिसिस को रन करोगे। सो इट मीन जैसे ही आप इनको डिलीट करोगे, अब आपका डिजाइन बैलेंस डिजाइन ही रहेगा, क्योंकि जो वैल्यूज है वो कम हो जाएंगी, तो वो अब अनबैलेंस्ड अप्रोच की तरफ आप मूव कर जाओगे। बाय द वे, हमें लेबनीज टेस्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वेरिएंस की इक्वालिटी है दैट इज एग्जिस्ट, ठीक है, सो होमोजेनिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जी, अब आई बिलीव आप अनबैलेंस्ड को रन करना चाह रहे हैं। यस सर, अब अनबैलेंस्ड को हम रन करके जो है हम फाइनल चेक करेंगे। इसके लिए हम लाइब्रेरी सर CAR कार के इस्तेमाल करेंगे और अनोवा टेस्ट को हम इसके टाइप 3 को जो है वो सर रन करें। अब ये भी सर हमें सप्लीमेंट की वैल्यूज भी सिग्निफिकेंट बता रहा है, हमारा जो है वो डोजेस की वैल्यू को भी सिग्निफिकेंट बता रहा है, और हमारे सप्लीमेंट और डोजेस दोनों की वैल्यूज को भी ये सिग्निफिकेंट बता रहा है कि अगर 5% से कम होती है, अगर 1% से कम होगी तो फिर वो सिग्निफिकेंट। इसके भी सर ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट है विद द बैलेंस जो हमारी डिजाइन जी, अप्रोच। ठीक है, वो नजर भी आ रहा था वो। ठीक है, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू वे एनोवा? मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ दोबारा से, कि जी टू वे एनोवा जो है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ वन वे एनोवा, ठीक है। मनोवा में क्या था, मनोवा जब हमें सोहेल लास्ट टाइम पढ़ा रहे थे तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास मल्टीपल क्वांटिटेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है, और अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टर टाइप के और वो एक ही है तो उसको हम कहते थे वन वे मनोवा। लेकिन अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटेटिव नेचर के और वो मल्टीपल हैं, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो दो आ जाए और दोनों क्वालिटेटिव नेचर के हों, तो ऐसी सिचुएशन में हम टू वे मनोवा अप्लाई करते थे, ठीक है, जो कि हमें सोहेल ने लास्ट टाइम बताया था। अभी फिलहाल जो हमें शान बता रहे हैं विच इज टू वे अनोवा, सो विच इज द एक्सटेंशन ऑफ वन वे अनोवा अगेन। बट यहाँ पे जब हम टू वे अनोवा की बात करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, लाइक अ वन वे अनोवा। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चेंज हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब आपके पास जो है वो दो होंगे तो टू वे मनोवा अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ये थ्री फैक्टर इंडिपेंडेंट फैक्टर कर दो तो उसको थ्री वे अनोवा कहेंगे, और इन जनरल इसको फिक्टोरियल अनोवा कहा जाता है। ओके, सो यहाँ पे क्योंकि दो फैक्टर्स थे, वन इज सप्लीमेंट अनदर इज डोजेज, बोथ आर द क्वालिटेटिव नेचर। जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था विच इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द टीथ, और वो हमने बैलेंस अप्रोच रन करके भी देखा और अनबैलेंस अप्रोच रन करके भी देखा। इन द बोथ द सिनेरियोज तीनों के तीनों फैक्टर्स जो है वो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं। मीन सप्लीमेंट इंडिपेंडेंट भी आपके टूथ लेंथ को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डोजेज भी और इनका इंटरेक्शन भी, और वो हमने डिस्क्रिप्टिवली भी चेक किया। प्लस हमने पोस्ट ऑप टेस्ट अप्लाई करके टेकी टेस्ट से भी देखा, क्योंकि जो डोजेज है उसके 3 लेवल थे और वो तीनों के तीनों लेवल्स, तो जैसे जैसे आपका डोजेज लेवल इंक्रीज हो रहा है, टूथ लेंथ के ऊपर भी जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हमें नजर आ रहा था, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच से भी हमने देखा थ्रू डिफरेंट ग्राफिकल एनालिसिस, बॉक्स प्लॉट और लाइन प्लॉट्स के जरिए भी हमने टू वे एनोवा अप्लाई किया और हमने टकी टेस्ट अप्लाई किया इन ऑर्डर टू चेक द पोस्ट ऑफ टेस्ट, एंड देन वी आल्सो हैव चेक द assumptions, नॉर्मेलिटी एज वेल एज द होमोजेनिटी। प्लस हमने आउटलायर्स को भी चेक किया विद रिस्पेक्ट टू द फिटेड एंड रेजिड्यूल। किसी का कोई क्वेश्चन ऑन टू वे एनोवा?
ओके ओके शान, अब एनकोवा पे आ जाए, टू वे एनकोवा पे। अब सर हम डिस्कस करेंगे टू वे एंड कोवा यूजिंग आर। अब सर टू वे एंड कोवा के अंदर हम जो है वो एवेलुएट करेंगे साइमल्टेनियसली इफेक्ट ऑफ द टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स वेरिएबल्स ए और बी का ऑन एंड आउटकम वेरिएबल्स यानी डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर। लेकिन इसके अंदर सर क्या होगा कि हम आफ्टर एडजस्टिंग फॉर वन और मोर जो है ना वो कंटिन्यूस वेरिएबल को एडजस्ट करेंगे, इसको हम कहते हैं कोवेरिएट्स। अब इसके अंदर सर हमारे दो जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे ए और बी, और एक हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, हम उसके ऊपर इन दोनों वेरिएबल्स का इफेक्ट चेक कर रहे होंगे बाय कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ द कोवेरिएंस। इसके लिए सर आगे डिफरेंट अजम्पशंस है, उसी तरह उसको अजम्पशन से पहले, अजम्पशन पे जाने से पहले जो है वो हम एग्जांपल को सर डिस्कस कर लेते हैं जो इस डाटा सेट के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सर इस डाटा सेट के अंदर जो हम डाटा सेट ले रहे हैं वो स्ट्रेस का डाटा सेट ले रहे हैं। इन दिस स्टडी अ रिसर्चर वांट टू एवेलुएट द इफेक्ट ऑफ treatment and exercise on stress reduction score after adjusting for the age। अब इसके अंदर हमारे जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हमारा एक ट्रीटमेंट है, दूसरा हमारा एक्सरसाइज है, और हम जो है वो हमारा आउटपुट वेरिएबल जो वो है स्ट्रेस रिडक्शन है जिसको हम मेजर कर रहे हैं। और हम इसमें जो इफेक्ट है या जिस वेरिएबल को हम कंट्रोल कर रहे हैं या एडजस्ट कर रहे हैं वो हमारा एज है। सो एज हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है जिसको कोवेरिएंट हम कहेंगे कि वो कोवेरिएंट है। सो उसको हमने कंट्रोल करते हुए अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट चेक करना है। अब सर इसके अंदर डिफरेंट assumptions है। सबसे पहले हम सर लिनियरिटी को चेक कर रहे हैं। मैं सर इसके लिए डाटा सेट फाइल अपनी ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए सर हमें जो है वो डिफरेंट लाइब्रेरीज चाहिए होंगे, उन लाइब्रेरीज की डिटेल्स ऊपर ये सारी ये बताइए। हमें ये वाले पैकेज चाहिए और ये वाले लाइब्रेरीज को हम रन करें। अब हमारा जो वो डाटा फाइल का नाम स्ट्रेस है और इसको CSV फाइल है, ये तो इसको बाय हम द वे जब आप टाइडीवर्स लाइब्रेरी को लोड कर लेते तो ggplot साथ ही आ जाता है। अगर आप वो अटैचिंग पैकेजेस को में देखें ना, तो यस उसमें फिर आपको ggplot को सेपरेट लोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक। अब सर हम अपनी फाइल को जब व्यू करके देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा स्कोर आ जाएगा। हमारा यहाँ पे ट्रीटमेंट आ रहा है, ट्रीटमेंट के 2 लेवल हैं, यस और नो है, और हमारे एक्सरसाइज के 3 लेवल हैं, लो है, मॉडरेट है और जो है वो हाई है। और हमारा एज फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे एज जो है वो। सो वंस अगेन यहाँ पे जो स्कोर है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो दो क्वालिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज है, और जो कोवेरिएंट भी जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है वो एज है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टू वे एनकोवा। अगर ये वन वे एनकोवा होता तो इट मीन इनमें जो फैक्टर्स ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज में से कोई एक फैक्टर आप कंसिडर कर रहे होते, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वहां पर भी होता। ठीक है जी। yes। अब सर हम स्ट्रक्चर चेक करेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो हमें बता रहा है कि हमारे पास आईडी जो है वो इंटीजर फॉर्म में, स्कोर हमारा जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म है, ट्रीटमेंट जो है वो हमारा करैक्टर है, एक्सरसाइज हमारा करैक्टर है, और एज हमारा इंटीजर है या नंबर फॉर्म। और सर अगर हमने रैंडम डाटे को चेक करना आता है तो उसके लिए हम लाइब्रेरी जो है वो DPLYR इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डिप्लायर, तो वो ठीक है। हमारे अप्लाई, तो वो हमारा रैंडम डाटा बता देगा डिफरेंट आईडीज के अगेंस्ट जो है उसका स्कोर, ट्रीटमेंट, उसका एक्सरसाइज और एज। सो ये बेसिकली इस रैंडम कमांड बता। से ये कर क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं डेटा में से रैंडमली 10 नंबर्स एज अ सैंपल पिक कर रहे हैं। सो सेट डॉट सीड ये रखने से क्या होता है कि ये फिक्स कर लेते हैं, आप अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स कर लेते हैं। सो एवरी टाइम यस ये आप जी कमांड को रन कर रहे होते हैं वो डिफरेंट सैंपल को वो पिक कर रहे होंगे। ठीक है।
तो वो एवरी टाइम बेसिकली डिफरेंट साइज 10 के सैंपल को वो पिक करके आपको डाटा शो करवा रहा है। ठीक है। आगे सर हमने अपनी सबसे पहली assumption linearity को चेक करना है, तो हम यहाँ पे linearity के लिए जो है वो GGPUR जो है वो लाइब्रेरी को रन करवाएंगे सर। आगे हम सर स्कैटर्ड प्लॉट की मदद से जो है वो इसको रन करवाते हैं, तो हमारे पास जो है वो नहीं, वो एरर आ रहा है बिलीव। ठीक है। अब सर हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर एज फैक्टर बताया हुआ है, वाई एक्सिस पे हमारा स्कोर है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, और हमारा जो है वो ट्रीटमेंट बताया हुआ है यस या नो, और एक्सरसाइज के लेवल के अगेंस्ट जो है वो ग्राफ बना हुआ है। एक्सरसाइज हाई है, लो है, मॉडरेट है, तो उसके अगेंस्ट ये हमारे पास ये 6 ग्राफ जो है शो हो रहा है। सो तो बेसिकली बेसिकली इन हमने स्कैटर्ड प्लॉट बनाया ताकि हम जो है वो लिनियरिटी को चेक कर सकें। सर बिल्कुल। सो बिकॉज बेसिकली हम यहाँ पे जो लिनियरिटी चेक करें इन 6 के 6 ग्राफ के अंदर हमें देखना है कि लिनियरिटी assumption एग्जिस्ट करे या नहीं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लग रही है बट यहाँ पे अब बिट लग रहा है। ठीक है जी। सर वो कह देयर वाज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द कोवेरिएंट एज वेरिएबल जो हम्म। है एंड द आउटकम वेरिएबल्स स्कोर फॉर ईच ग्रुप एज एक्सेस्ड बाय द विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द स्कैटर्ड प्लॉट। ये हमें बता रहा है कि हमारा जो है ये ऑलमोस्ट लीनियर। सर उसके बाद हमारी जो सेकंड assumption है वो हमने होमोजेनिटी ऑफ द रिग्रेशन स्लोप जो है वो चेक करनी है। जी जी। यस सर, इसके अंदर हमारा एज के अगेंस्ट वो बता रहा है वैल्यूज हमारे, हमारा जो वो ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज का बता रहा है। तो एज के अगेंस्ट हम देखते हैं, तो एज के अगेंस्ट हमारी जो पी वैल्यूज आ रही है सर वो 0.148 सॉरी ये वाली आ रही है 0.0 की पावर जो है वो -0.03 आ रही है। और इसी तरह ट्रीटमेंट की जो हमारी वैल्यू है 3.00 की पावर -0.3 आ रही है। इसी तरह हमारे एक्सरसाइज की वैल्यूज आ रही है, और हमारा जो है वो ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज का इंटरेक्शन के बताया हुआ है, और एज और ट्रीटमेंट का बताया है, और एज और एक्सरसाइज का बताया है। अब अगर हम सर देखें तो हमारे जो एज है वो उसकी वैल्यू जो है वो 0.05 से जो है वो लेस। तो हम कहते हैं देयर वाज अ होमोजेनिटी ऑफ द रिग्रेशन स्लोप एज द इंटरेक्शन टर्म्स बिटवीन द कोवेरिएंट एज एंड ग्रुपिंग वेरिएबल ट्रीटमेंट एक्सरसाइज was not the statistical significant क्योंकि p जो है वो greater than 0.05। हाँ, सो इसके अंदर बेसिकली जो इंडिपेंडेंट आपके फैक्टर्स हैं लाइक एज, ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज, ठीक है, उनकी पी वैल्यूज लेस देन अगर 5% आ रही है तो इट मीन सिग्निफिकेंट स्लोप जो है वहां पे, दैट मीन देर इज सर्टन स्लोप जो है एग्जिस्ट करी है। सो दैट मीन जो स्लोप का मतलब ये है कि जो बीटा कॉफिशिएंट है वो एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो नहीं है। ठीक है। सो वहां पे यस तो वो सिग्निफिकेंट स्लोप है, बट जो इंट्रैक्शंस के दरमियान जो स्लोप है वो सिग्निफिकेंट नहीं आ रही। इट मीन वो हमें कह रहा है कि वहां पे एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है। वहां पे वो कह रहा है कि उनके इंटरेक्शन के अगेंस्ट जब स्लोप होती है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो दैट मीन अगर ये इंटरेक्शन टर्म्स जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो रही हो, सो हम यहाँ पे अपना इस assumption को सेटिस्फाई कह सकते हैं कि होमोजेनिटी ऑफ द स्लोप बिटवीन ऑल द फैक्टर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी जी। सर इसके बाद हम जो है वो नॉर्मेलिटी ऑफ द रेजिडुअल चेक कर रहे हैं।
सो बेसिकली ये वो वही एग्जैक्टली assumption है जो हमने वन वे इन कोवा में पढ़ी है। यस ठीक है। ये सर हमारा जो है वो उसका वैल्यू नॉर्मेलिटी ऑफ द रेजिडुअल की वैल्यू दे रहा है, जो स्टैंडर्ड रेजिडुअल है वो 1.93 आ रहा है उसके अगेंस्ट हमारा, और उसका -1.56 है और 1.14 है, और कुक डिस्टेंस वो दे रहा So basically in order to check is there any outlier or not, है ना। क्योंकि कुक डिस्टेंस तमाम के लेस देन 1 है, so which mean there is no outlier in the data. As well as sometimes people also use standardized residuals in order to check the outlier. So वो हमने पढ़ा था कि अगर वो -2 और +2 के दरमियान है, so that means there is no outlier in the data. ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम यस नॉर्मेलिटी के लिए, नॉर्मेलिटी सर के लिए हम हम सफीरो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। यस ओके। और हमारी सर पी की वैल्यू जो है वो हमारी ग्रेटर देन जो है वो अल्फा आ रही है, 0.05 से ग्रेटर आ रही है 0.513। एग्जैक्टली, सो डेटा नॉर्मल है, मीन रेजिड्यूल्स आर नॉर्मल। और यस नेक्स्ट हम चेक करें होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस। होमोजेनिटी और वेरिएंस के लिए हम सर लेबनिज़ टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और सर लेबनिज़ टेस्ट भी यही बता रहा है कि हमारा जो है वो पी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हमारे अल्फा की प्री डिसाइडेड अल्फा से 0.535 है। ठीक है। उसके बाद सर हम अपने डाटा के अंदर जो है वो आउटलायर्स को चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसको रन कर दें। एक सेकेंड। सर ये जी, जी, 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। सो बेसिकली इन्होंने किया क्या है, इन्होंने अभी हमें एक लीनियरिटी असम्पशन को चेक करके दिया, होमोजेनिटी ऑफ स्लोप को हमें चेक करके दिया, जो सेकंड असम्पशन थी। द थर्ड वन इज़ नॉर्मैलिटी असम्पशन को हमने चेक करना है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस असम्पशन को हमने चेक करना है, एंड द फिफ्थ वन इज़ कि डेटा के अंदर कोई आउटलायर नहीं होना चाहिए। सो हमने लीनियरिटी असम्पशन को जो है वो देखा कि थ्रू द ग्राफिकल एनालिसिस कि हमारे पास सीम्स दैट कि लीनियर असम्पशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही थी। और थ्रू द रिग्रेशन स्लोप्स हमने जब टेस्ट किया था वहाँ पे भी हमें पता चला कि तमाम के तमाम फैक्टर्स के अंदर जो रिग्रेशन स्लोप है वो होमोजेनिटी थी तमाम के तमाम फैक्टर्स के अंदर। ओके, द नेक्स्ट वन इज नॉर्मेलिटी हमने चेक की थ्रू सफीरो टेस्ट की, क्योंकि पी वैल्यू 5% से ग्रेटर है तो हम कहेंगे कि डेटा नॉर्मल है। लेवनिस टेस्ट की पी वैल्यू 0.05 से ग्रेटर है, विच इज 0.535। इट मीन होमोजेनिटी और कंडीशन भी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। और लास्टली ये जो अब यूज कर रहे हैं शान, वो बेसिकली स्टैंडर्डाइज रेजिड्यूल को यूज कर रहे हैं, और इसमें इन्होंने फंक्शन यूज किया है फिल्टर एबीएस। दैट मीन वो फिल्टर आउट कर रहे हैं और कि क्या आपके डेटा के अंदर कोई भी डेटा पॉइंट ऐसा है जिसका स्टैंडर्डाइज रेजिड्यूल। सो एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, उसको स्टैंडर्डाइज रेजिड्यूल को वो पहले पॉजिटिव कर रहे हैं और फिर कंडीशन लगा रहे हैं कि आपका जो स्टैंडर्डाइज रेजिड्यूल है वो ग्रेटर देन 3 है या नहीं। सो दैट मीन कि इन्होंने जो क्राइटेरिया अप्लाई किया वो ये किया कि अगर किसी का स्टैंडर्डाइज रेजिड्यूल 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर है, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि मेरे डेटा के अंदर आउटलायर है। सो वैसे हमने पढ़ा था कि जैसे कि ऊपर हम कुक डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे थे। सो आइदर यू कैन अप्लाई कुक डिस्टेंस कि अगर किसी का कुक डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 होता तो हम कहते हैं कि उसमें आउटलायर एग्जिस्ट कर रहा है। या इवन हम स्टैंडर्डाइज रेजिड्यूल के ऊपर जो कंडीशन इन्होंने 2 अप्लाई की है, मोस्टली रिसर्चर्स जो है वो यूज करते हैं इसको 2 इंस्टेड ऑफ 3। वी कैन यूज 2। बट बाय द वे करंटली 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें कि हमारे पास कोई भी रो सेलेक्ट होके नहीं आ रही, सो दैट मीन हमारे पास कोई आउटलायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो अगर किसी का स्टैंडर्डाइज रेजिड्यूल 3 से ग्रेटर होता, मीन पॉजिटिव 3 से ग्रेटर होता, क्योंकि इन्होंने एब्सोल्यूट कर दिया हुआ है, बेशक नेगेटिव भी होगा तो वो उसको एब्सोल्यूट कर लेगा, तो हमें यहाँ पे वो रोज नजर आ रही होती। बिकॉज यहाँ पे कोई रो नजर नहीं आ रही, सो दैट मीन कि हमारे डाटा के अंदर कोई भी आउटलायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सब नेक्स्ट कमांड के अंदर बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, अब ये टू वे इनकोवा अप्लाई कर रहे हैं। सो जिसमें अनोवा अंडरस्कोर टेस्ट
डिपेंडेंट वेरिएबल आपका स्कोर है और इंडिपेंडेंट फैक्टर आपके पास क्या है, एज प्लस ट्रीटमेंट मल्टीप्लाई बाय एक्सरसाइज। सो दैट मीन अब क्योंकि दो फैक्टर्स थे तो उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि वो उनके इंटरेक्शंस को भी चेकआउट कर सके। ठीक है, सो जैसे वो इंटरेक्शन टर्म आती है, सो इफ यू रिमेंबर जो लास्ट टाइम हमें फरीना ने बताया था, सो इंटरेक्शन टर्म का मतलब एज अ मॉडरेट वेरिएबल भी उसको लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट जो है वो आ रहे हैं रिगार्डिंग अनोवा टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एज इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर बिकॉज उसकी पी वैल्यू जो है वो आ रही है 4.00 ई पावर माइनस 0.3 विच इज 0.004, सो लेस देन 5% है। ट्रीटमेंट का भी पी वैल्यू जो है वो लेस देन 5% है, एक्सरसाइज का भी लेस देन 5% है, एंड ट्रीटमेंट एंड एक्सरसाइज का। सो ऑल आर सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग आर स्ट्रेस। ठीक है, सो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमारे स्ट्रेस फैक्टर को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट इन्होंने आई बिलीव के अप्लाई किया हुआ पोस्ट हॉक टेस्ट। ठीक है, सो ओवर हियर, यस। सो ये पोस्ट हॉक, पोस्ट ऑफ जी 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 एक्सप्लेन ये करें। वैल्यूज आ सर पोस्ट ऑफ टेस्ट की ये वैल्यूज आ रही हैं जिसमें जो है वो बता रहा है कि जो ट्रीटमेंट है वो सिग्निफिकेंट है, और इसके अलावा जो मॉडरेट एज जो है ना वो हमारा 0.02 आ रही है, वो हमारा ये दो हमारे सिग्निफिकेंटली इफेक्ट। बिल्कुल, सो एज फैक्टर हमारा जो है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है, प्लस हमारा जो फैक्टर कर रहा है दैट इज अ ट्रीटमेंट व्हेन एक्सरसाइज इज हाई एंड ट्रीटमेंट दैट इज आल्सो सिग्निफिकेंट फैक्टर। ठीक है जी, सो बाकी हमारे पास वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है। सो विच मीन जब आपका एक्सरसाइज जो है वो आप लो लेवल के ऊपर कर रहे हो, ठीक है, मीन उसकी इंटेंसिटी लो हो, और एक्सरसाइज जब मॉडरेट हो, ठीक है, तो उस वक़्त हम देख रहे हैं कि आपके पास इतना इफ़ेक्ट नहीं है आपकी स्ट्रेस रिडक्शन के अंदर। लेकिन अगर हम देखें हमारे पास अगर एक्सरसाइज़ हम हाई रख रहे हैं और आपका जो ट्रीटमेंट, सो एक्सरसाइज़ हाई विद ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर है। इसी तरीके से जब एक्सरसाइज का इफेक्ट जो है वो आपके पास मॉडरेट हो और एज वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फैक्टर है। सो दैट मीन कि एज इंक्रीज करने से आपके पास ऑब्वियसली जब आप एक्सरसाइज मॉडरेट लेवल के ऊपर भी कर रहे होगे तो वो स्ट्रेस रिडक्शन में हमें हेल्प आउट कर रही होगी, तो वो भी हमारा एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। बाकी जो रिमेनिंग जो है वो सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है। जी इसके सर हम पेयर वाइज कंपैरिजन किया हुआ है, इसके लिए हमने जो है वो एस्टिमेटेड मार्जिनल मीन्स जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है पैकेज को। तो हम ये लाइब्रेरी को सर रन करके उससे भी ये चेक कर। ठीक है, जस्ट ये यहाँ हाई पे हाई के लिहाज से आप चेक कर रहे हो, जस्ट हाई के यस लिहाज से आपने चेक किया हुआ है। सो बेसिकली इट्स अप टू, ये ऊपर वाला भी आपका पोस्ट हॉक टेस्ट ही था। सो ये इन्होंने नीचे बेसिकली बॉर्नफ्रोनी करेक्शन मेथड अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, आप बाय डिफॉल्ट वाला भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ये जो ऊपर इन्होंने अफेक्ट वो जो है वो चेक किया हुआ है। सो अब आप सेपरेट सेपरेट आई बिलीव करना शुरू हो गए हुए। सो ये जो इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट एट ईच लेवल ये चेक कर रहे थे, नीचे ये वन बाय वन करके उसको चेक करना स्टार्ट हो गया। इसको आप सिंपल मेथड से भी सर किया जा सकता है इसको। हाँ, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिवली। ठीक है, अब रन करके दिखा दें। ये सर ट्रीटमेंट नो और एज के लिहाज से वो बता रहा है इसका सिग्निफिकेंट है, और ट्रीटमेंट नो है तो एक्सरसाइज के लिहाज से वो बता रहा है, फिर यस है तो एज के, और यस है तो एक्सरसाइज के लिहाज से बता रहा है। अब इसमें ट्रीटमेंट यस है और एज के इफेक्ट के ऊपर जो है वो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी तीनों का। ये सर यस ट्रीटमेंट यस के ऊपर बता रहा है कि जब एज और एक्सरसाइज, और फिर ट्रीटमेंट यस है तो एज और एक्सरसाइज के ऊपर ये सिग्निफिकेंट बता रहा ये है। बेसिकली अगर आप देखें ये ग्रुप बाय का फंक्शन यूज कर रहे हैं ऊपर। अ, इसको हाईलाइट कीजिएगा शान, ये जो ग्रुप बाय वाला फंक्शन है, ग्रुप बाय ट्रीटमेंट।
ठीक है, ये जो अब ग्रुप बाय का फंक्शन है, तो इसलिए वो जो आपको रिजल्ट शो कर रहा है वो ग्रुप बाय विद रिस्पेक्ट टू द ट्रीटमेंट कर रहा है। सो दैट मीन यस, और देन उसके अगेंस्ट जो वैल्यू आपके पास आ रही है डिफरेंट, ठीक है, कि यस एंड ग्रुप इज ग्रुप वन इज हाई, ठीक है, विद द टर्म इज एज एंड एक्सरसाइज, ठीक है। सो उसके लिहाज से वो कह रहे हैं, अदरवाइज इन्होंने जो पूरे का पूरा पोस्ट ऑफ टेस्ट है वो शुरू में अप्लाई कर दिया हुआ है। सो ये अब उसको सेपरेट सेपरेट करके ग्रुप बाय करते हुए अप्लाई कर रहे हैं। सो उसकी जरूरत नहीं है, अगर आपने एक ही दफा सारे का सारा पोस्ट ऑफ टेस्ट अप्लाई कर दिया, दैट्स फाइन। सो सर आगे जीजी प्लॉट से ठीक है, हमने नीचे तो वो ईटा जस्ट स्क्वायर, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया हुआ है। सर ईटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इफेक्ट साइज कैलकुलेट किया हुआ है। यस। ठीक है, इफेक्ट साइजेस, ठीक है, इफेक्ट साइज ईटा स्क्वायर 0.14 आ रहा है, सीम्स फाइन, not very good but okay। और ये लास्ट ग्राफ में भी अच्छा, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। ये ईटा स्क्वायर की किसी वैल्यू। का कोई क्वेश्चन टू वे इन कोवा के अंदर? सो मैं इसको दोबारा से क्विकली एक दफा समराइज कर देता हूँ। टू वे अनोवा, सो बेसिकली अनोवा और एनकोवा में डिफरेंस क्या है? जब हमने वन वे अनोवा और वन वे एनकोवा पढ़ा था, सो वन वे अनोवा में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो फैक्टर टाइप मीन क्वालिटेटिव नेचर का होगा, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो क्वांटिटेटिव नेचर का होगा। जबकि इनकोवा के अंदर हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उसमें एक क्वालिटेटिव नेचर का होगा और एक क्वांटिटेटिव नेचर का मीन मेजरेबल फॉर्म का होगा, और वो जो मेजरेबल फॉर्म कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा उसको हम कहते हैं कोवेरिएंट फैक्टर। सो टू वे अनोवा में क्या आ जाता है? टू वे अनोवा में सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपके पास दो फैक्टर्स आ जाते हैं, ओके, और दोनों के दोनों क्वालिटेटिव नेचर के होने चाहिए, राइट, और उसकी assumptions वही है जो वन वे अनोवा की हमारे पास आ रही थी, राइट। और लास्टली हमारे पास जो टू वे इनकोवा है, इसके अंदर अब जो आपके इंडिपेंडेंट फैक्टर्स है वो दो क्वालिटेटिव नेचर के होंगे, और एटलीस्ट वन जो है वो आपके पास एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए जो कि आपके पास क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, जिसको हम कोवेरिएट कहते हैं। सो ये जो टू वे इनकोवा वाली शान एग्जाम्पल ली है उसमें स्ट्रेस रिडक्शन बेसिकली हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट, ठीक है। एक्सरसाइज हम लो लेवल के ऊपर हम रखते हैं या हाई उसकी इंटेंसिटी रखते हैं, ठीक है, उसके उन्होंने लेवल्स डिफाइन किए हुए थे, और ट्रीटमेंट के भी लेवल डिफाइन किए हुए थे, ठीक है जी। और हम देख रहे थे कंट्रोल किसको कर रहे थे? एज को, कि अगर यंग लोग और हाई जो 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 ज्यादा ओल्ड एज के लोग हैं उसके हम बेसिकली एज फैक्टर को कंट्रोल करते हुए हम एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट का इफेक्ट चेक कर रहे थे अपनी उसके ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर। और वो हमने देखा है कि आपकी जैसे जैसे एक्सरसाइज लेवल जो है आप उसकी इंटेंसिटी लेवल को इंक्रीज करते हो, मीन जब हाई इंटेंसिटी लेवल की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, और आपका ट्रीटमेंट जो है वो यस की तरफ आ रहा होता है, तो हमारे पास जो है वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट हमें मिल रहे हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्ट्रेस रिडक्शन, ठीक है। अदरवाइज हमने देखा है कि कुछ वो फैक्टर्स जो हैं, जब आपकी एक्सरसाइज का इंटेंसिटी लेवल लो होता है तो उस वक्त जो है, और एक्सरसाइज नो होती है तो ऑब्वियसली आपका उसके ऊपर जो इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, मीन वो स्ट्रेस रिडक्शन में हमें फायदा मंद साबित नहीं हो रहे, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू वे नोवा एंड टू वे कोवा में? ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो जी ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो थोड़ी देर तक इंशाल्लाह यूट्यूब पे शेयर कर लूँगा, और इसका ये जो कोड और पीपीटी भी है शान वाली वो भी मैं ड्राइव में शेयर कर लूँगा। सो अब हमारा जो एग्ज़ाम है वो